हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचअप, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर कराए थे। यहाँ पे हम करेंगे हॉटेस्ट क्वेश्चंस के आंसर। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको बुक में डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपको प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, प्रॉब्लम विद प्लास्टिक, इस तरह के क्वेश्चन तो बुक में डायरेक्ट मिल जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको मन से बनाने पड़ेंगे, अपने आप से सोचने पड़ेंगे। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि आपने चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा है, समझा है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को, जो इस चैप्टर की जो वीडियो है, इनको अच्छे से देखें, समझें, ताकि आप इन क्वेश्चन के आंसर कर पाए। वरना आपके पास यही ऑप्शन रहेगा कि आप आंसर को रट लें, और रटी हुई चीज़ तो ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगी। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे आपको समझाने की। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन 1 है, डू यू थिंक रेयन व्हेन बर्न विल स्टिक टू द बॉडी लाइक अदर सिंथेटिक फाइबर? आप क्या समझते हो कि जब रेयन बर्न होता है तो वह और दूसरे सिंथेटिक फाइबर की तरह ही बॉडी से बर्न होता है? तो आपको बताना है कि आपकी क्या राय है। क्या रेयन बर्न होने पे वैसे ही बॉडी से स्टिक हो जाता है जैसे कि दूसरे सिंथेटिक फाइबर हो जाते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि रेयन बनता कैसे है। रेयन हमारा बनता है सेलुलोज से, है ना। और सेलुलोज हमें मिलता है प्लांट, जो हमारे बड़े बड़े ट्री होते हैं उनसे मिलता है हमें सेलुलोज। ट्री की जो स्टम होता है उससे हमें सेलुलोज मिलता है। अब ये जो सेलुलोज है वो हमें प्लांट से मिला है। तो जो नेचुरल जो फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर में जो रॉ मटेरियल होता है, वैसे ही हमारा ये जो रेयन है उसका रॉ मटेरियल भी नेचुरली है। जो नेचुरल फाइबर होता है उनका रॉ मटेरियल क्या है? प्लांट और एनिमल। ऐसे ही जो हमारा रेयन है उसका रॉ मटेरियल भी क्या है? सेलुलोज, जो कि हमें प्लांट से मिला है। तो हमारे ये रेयन है, इसमें भी नेचुरल फाइबर जैसी क्वालिटीज़ होती हैं। तो नेचुरल फाइबर जैसी क्वालिटी होने के कारण इसका रॉ मटेरियल सेलुलोज है। इसलिए जब ये बर्न होता है तो सिंथेटिक फाइबर की तरह मेल्ट होके बॉडी से नहीं चिपकता है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल है सेलुलोज। ठीक है, तो हमारा रेयन जो है वो मेल्ट होके बॉडी से नहीं चिपकता सिंथेटिक फाइबर की तरह। अब बर्न होने पर इंजर्ड तो पर्सन होगा ही, चाहे वो कॉटन के क्लॉथ से बर्न हो, चाहे फिर दूसरे सिंथेटिक फाइबर से बर्न हो, चाहे रेयन से बर्न हो, इंजर्ड तो वो होगा ही। पर जो दूसरे सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनसे जितनी इंजरी होती है वैसी इंजरी हमें नहीं होती है रेयन के फाइबर से। उससे थोड़ा सा आप कम इफेक्टेड होते हो, जितना कि आप दूसरे सिंथेटिक फाइबर तो क्या होते हैं, बुरी तरह से बॉडी से स्टिक हो जाते हैं और चमड़ी को लेकर निकलते हैं। रेयन से हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा आंसर। जो मैंने आपको समझाया है वही मैंने एक लिमिटेड लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। सिंथेटिक फाइबर कैच फायर वेरी इजीली। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो फायर को बहुत इजीली कैच कर लेते हैं। दे मेल्ट ऑन हीटिंग एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग देम। ये मेल्ट हो जाते हैं और जिस पर्सन ने भी इसे पहना है उसकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं। हाउएवर रेयन इज रीजनरेटेड फ्रॉम सेलुलोज एंड इट डज नॉट मेल्ट ऑन बर्निंग। अब जो हमारा रेयन होता है वह बन रहा होता है सेलुलोज का, इसलिए ये जब बर्न होता है तो मेल्ट नहीं होता। सो द पर्सन हु वियरिंग रेयन इज नॉट अफेक्टेड लाइक अदर सिंथेटिक फाइबर। इसलिए जो रेयन जिस पर्सन ने पहना है वो उतना अफेक्टेड नहीं होगा जितना वह दूसरे सिंथेटिक फाइबर पहनने कर बर्न होने से अफेक्टेड होता है। इट फ्लेयर्स अप लाइक पेपर एंड सिमिलर लाइक इट। ये फ्लैरिश होता है, ये कैसे जलता है? जैसे कि पेपर जलता है। पेपर जिस तरह फटाफट फटाफट सा जल जाता है ना, मतलब फ्लैरिश का मतलब होता है जिस तरह पेपर जलता है तो एक लॉस ही निकलती है ना, वैसे ही ये जलता है। और इसकी स्मेल जो होती है वो भी पेपर के जलने की स्मेल होती है, वैसे ही होती है। क्योंकि हमारे पेपर भी सेलुलोज के, पेपर किससे बनते हैं? पेपर बनते हैं प्लांट से, और उसमें भी पेपर में भी सेलुलोज होता है और हमारे रेयन में भी सेलुलोज होता है। इसलिए जब ये बर्न होता है तो वैसी ही स्मेल आती है जैसे कि पेपर के जलने पे स्मेल आती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेयन है वो सेलुलोज का बना होता है, उसका रॉ मटेरियल सेलुलोज है, इसलिए वो मेल्ट होने पर बॉडी से स्टिक नहीं होता है और
उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता जितना कि दूसरे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बर्निंग कॉटन स्मेल लाइक बर्निंग पेपर, है ना। जब कॉटन जलता है तो कैसी स्मेल आती है, पेपर के बर्न होने जैसी स्मेल आती है। वेयर बर्निंग वूल स्मेल लाइक बर्निंग हेयर, वाई, है ना। अब जब वूल जलती है तो कैसी स्मेल आती है, जैसे कि बाल जलते हैं वैसी स्मेल आती है। तो कॉटन जलता है तो पेपर के जलने जैसी स्मेल क्यों आती है, क्योंकि जो हमारा कॉटन है वो हमें मिलता है कॉटन प्लांट से, और कॉटन प्लांट से मिलता है तो इसका रॉ मटेरियल जो होता है उसमें होता है सेलुलोज, और सेलुलोज जिसमें होता है, और हमारे जो पेपर होते हैं वह भी तो सेलुलोज के बनते हैं, है ना। वो भी किससे बनता है, पेपर भी बनता है ट्री से, और जो हमारा कॉटन का फाइबर है वो भी बनता है ट्री कॉटन प्लांट से, और दोनों में ही सेलुलोज है। और जब सेलुलोज बर्न होता है तो ऐसी स्मेल आती है जैसे कि पेपर बर्न होता है। तो हमारे जो कॉटन का फाइबर जब जलता है तो ऐसी स्मेल आती है जैसे कि पेपर जल रहा हो, क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है। और इसी तरह से जब हमारा वूल का फाइबर जलता है तो ऐसी स्मेल आती है जैसे कि बाल जल रहे हों, क्योंकि ये मिलता है हमें एनिमल के हेयर से, और एनिमल के हेयर में होता है प्रोटीन। तो एनिमल के हेयर में प्रोटीन होता है, इसलिए जब ये जलते हैं तो ऐसी स्मेल आती है जैसे कि कोई बाल जल रहा हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने यही तो लिखा है, यहाँ पे सब देख लो क्या है। कॉटन इज प्लांट प्रोडक्ट एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। कॉटन जो है वो क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है और सेलुलोज से बना है। सो व्हेन कॉटन इज बर्न इट स्मेल लाइक बर्निंग पेपर। इसलिए जब कॉटन जलता है तो कैसे स्मेल आती है, जैसे कि पेपर जल रहा हो। while wool and hair are from animal product, लेकिन जो वूल है और जो हेयर, वूल एंड हेयर आर क्या है, वो एनिमल प्रोडक्ट है, एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन से बने होते हैं। सो व्हेन वूल बर्न इट स्मेल लाइक हेयर। तब जब वूल जलती है तो ऐसे स्मेल आती है जैसे कि बाल जल रहे हैं, ठीक है ना। Which property of plastic make them so useful but also make them an environment hazard? अब प्लास्टिक की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको बहुत यूजफुल बना रही है, लेकिन वह एक एनवायरमेंट हैजार्ड भी बन रहा है। अब प्लास्टिक की एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो काफ़ी यूजफुल बनाती है प्लास्टिक को। प्लास्टिक की सारी प्रॉपर्टी नहीं पूछी है यहाँ पे आपसे पूछा है कि प्लास्टिक की वो प्रॉपर्टी बताओ जो प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूजफुल बनाती है और जो मटेरियल उनसे अलग करती है, और लेकिन वो एनवायरमेंट हैजार्ड का कारण भी बन रही है। तो प्लास्टिक की वह कौन सी प्रॉपर्टी है, वह देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव मटेरियल है। दे लास्ट मच लॉन्गर देन अदर मटेरियल, ये काफ़ी समय तक बने रहते हैं अदर मटेरियल के अकॉर्डिंग। दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड सो आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, इन नेचर। अब ये क्या है कि ये बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये नेचर में होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं नेचर में। These property make plastic useful but also make them environment hazard। ठीक है ना। तो ये जो इनकी जो नॉन रिएक्टिव जो इनकी प्रॉपर्टी होती है, इसके कारण क्या है कि ये नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी होने के कारण और डिकम्पोज ना होने के कारण और बैक्टीरिया द्वारा इफेक्टेड ना होने के कारण ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। ये इनकी खासियत है, ये इनकी विशेषता है कि लंबे समय तक बने रहते हैं, इन पे किसी भी तरह के कोई इफेक्ट नहीं आते हैं बैक्टीरियाज वगैरह के, है ना। लेकिन यही जो इसकी खासियत है, यही इसका जो खासियत है, यही एनवायरनमेंट के लिए हैजार्ड बन रहा है। क्योंकि इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि दीज प्रॉपर्टी मेक प्लास्टिक यूजफुल बट ऑल्सो मेक देम एनवायरनमेंट है। क्योंकि क्या होता है इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण जब हम इनको ग्राउंड वगैरह में डाल देते हैं प्लास्टिक का वेस्ट, तो ये डिकम्पोज नहीं होता है। अगर हम इनको वाटर बॉडीज में डालते हैं तो एनिमल के लिए इफेक्टेड रहता है और वाटर बॉडीज को भी पॉल्यूट करता है। इसके अलावा अगर हम इनको ना बर्न करते हैं तो टॉक्सिक गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। और अगर हम यहाँ तक कि हम इनको पिट बना के उसमें डालें तो भी ये क्या होता है, लंबे समय तक डिकम्पोज नहीं हो पाता है। तो प्लास्टिक ये जो है ना, ये जो इसकी ये खासियत है, वही एनवायरनमेंट हैजार्ड का कारण बन रही है। तो हमने हॉटेस्ट क्वेश्चन 1, 2, 3 तो कर लिए हैं। अब मैं 4, 5 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में करा देती हूँ। क्वेश्चन 4 है, क्ले इज अ प्लास्टिक मटेरियल, डज दिस इम्प्लाई दैट इट इज अ पॉलीमर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्ले एक प्लास्टिक मटेरियल है,
क्या यह एक पॉलीमर भी रखती है, क्या इसके पास पॉलीमर भी है? तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि क्ले को प्लास्टिक क्यों कहा जा रहा है? क्ले एक अलग मटेरियल है, प्लास्टिक एक अलग मटेरियल है, फिर क्ले को प्लास्टिक क्यों कह रहे हैं? तो स्टूडेंट थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, ये क्वेश्चन है ही इस टाइप के। यहाँ पे ये जाना जा रहा है कि आप थोड़ा अपना दिमाग पे जोर डालें और सोचें कि ये जो कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है। तो आप सोचिए कि क्ले को प्लास्टिक क्यों कहा जा रहा है। ऐसी क्या चीज़ है क्ले में जो प्लास्टिक से मिलती हुई है? तो हमारी जो क्ले है वो क्या है, वो इजीली मोल्ड हो जाती है, इजीली मोल्ड हो जाती है और हम इससे किसी भी शेप और किसी भी साइज के मटेरियल बना सकते हैं। और हमारी प्लास्टिक में भी यही प्रॉपर्टी है, वह इजीली मोल्ड हो जाती है और हम उससे किसी भी शेप और किसी भी साइज के मटेरियल बना सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों में ये सिमिलरिटी है, दोनों में ये समानता है, इसलिए ये कहा गया है क्ले को प्लास्टिक। अब जब अगला क्वेश्चन जो है वहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या क्ले के पास पॉलीमर है? भाई प्लास्टिक के पास तो पॉलीमर है, तो क्ले के पास भी पॉलीमर होना चाहिए। जब आप उसे प्लास्टिक बोल रहे हो तो उसके पास पॉलीमर भी होना चाहिए। तो नहीं, क्ले के पास पॉलीमर नहीं है, क्योंकि पॉलीमर बनते हैं मोनोमर से और जो हमारी क्ले बनती है वह बनती है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड से। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड से मतलब है कई प्रकार के तत्वों का मिक्सचर। जो क्ले बनती है उसमें जो तत्व होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, कई आकार के होते हैं और वो मात्रा में भी अलग अलग होते हैं। कई प्रकार के तत्व, कई आकार के तत्व और मात्रा में भी अलग अलग। और जो हमारा मोनोमर होता है वो क्या होते हैं? सिमिलर स्मॉल रिपीटिंग यूनिट होते हैं। सिमिलर स्मॉल रिपीटिंग यूनिट कहलाते हैं मोनोमर। और जब ये मोनोमर आपस में ज्वाइन होते हैं तो बनता है हमारा पॉलीमर। तो भाई क्ले के पास तो क्या है? मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, उसके पास मोनोमर नहीं है, मोनोमर नहीं है तो उसके पास पॉलीमर नहीं है और इसलिए हमारे क्ले के पास पॉलीमर नहीं है। उसके पास प्लास्टिक जैसी प्रॉपर्टी है लेकिन उसके पास पॉलीमर नहीं है। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। बोर्ड पे देख लेते हैं क्या लिखा है। तो देखिए बोर्ड पे लिखा है क्ले इज अ प्लास्टिक मटेरियल। क्ले एक प्लास्टिक मटेरियल है बिकॉज वी कैन मोल्ड इट इनटू डिफरेंट शेप, क्योंकि हम इसको डिफरेंट शेप में मोल्ड कर सकते हैं। यही समझाया था मैंने, इसको प्लास्टिक मटेरियल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम इसे डिफरेंट शेप में मोल्ड कर सकते हैं। प्लास्टिक की डेफिनेशन क्या है? वह मटेरियल जिसको हम मोल्ड करके अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के मटेरियल बना सकें वह प्लास्टिक है। तो हमारी क्ले में भी ये कैपेसिटी है इसलिए हम क्ले को प्लास्टिक कह रहे हैं। विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक की भी प्रॉपर्टी है। बट क्ले इज नॉट अ पॉलीमर बिकॉज पॉलीमर आर मेड अप ऑफ मोनोमर, है ना। पर जो हमारी क्ले है वो पॉलीमर नहीं है क्योंकि पॉलीमर बनता है मोनोमर से। मोनोमर क्या है? यूनिट। वाइल क्ले इज, है ना, मोनोमर यूनिट है। जो पॉलीमर बनता है वो बनता है मोनोमर यूनिट से। while clay is not made up of monomer unit, clay is mixture of compound। जबकि जो clay है वह क्या है? मोनोमर यूनिट से नहीं बनती है, वह बनती है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 है, अंकित वॉज लर्निंग हाउ टू कुक। अंकित सीख रहा है कि खाना कैसे बनाया जाए। हिज फादर स्ट्रिक्टली टोल्ड हिम नॉट टू वियर नायलॉन क्लॉथ्स इन द किचन। वाई? उसके पापा ने उसको स्ट्रिक्टली बोला है कि तुम किचन में नायलॉन क्लॉथ नहीं पहनोगे। तो क्यों? उसके पापा ने अंकित से क्यों कहा कि आपको नायलॉन क्लॉथ पहन के किचन में नहीं जाना है? क्योंकि भाई नायलॉन जो है वो है सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक फाइबर की प्रकृति होती है कि वो बहुत जल्दी आग को कैच कर लेते हैं। तो ये जो फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेंगे तो ये अंकित के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अंकित तो भाई पहले ही अनाड़ी है, उसको खाना बनाना आता नहीं है, वो सीख रहा है खाना बनाना। और ऐसे में वो नायलॉन के क्लॉथ पहन लेगा और कहीं क्लॉथ ने आग पकड़ ली तो वो बहुत ही हार्मफुल रहेगा। इसलिए उसके पापा ने उसको स्ट्रिक्टली बोला है कि भाई तुम नायलॉन क्लॉथ पहन के किचन में नहीं जाओगे। अंकित नहीं, कोई भी, आपकी मम्मी हो,
आपकी दीदी हो, किसी को भी किचन में नायलॉन क्लॉथ पहन के जाने की सलाह हम नहीं देंगे, क्योंकि नायलॉन के क्लॉथ जो होते हैं वो इजीली फायर पकड़ लेते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। हमें बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है ऐसी कंडीशन में। तो समझदारी इसी में ही है कि हम नायलॉन के क्लॉथ पहन के किचन में बिल्कुल नहीं जाएं, चाहे हम कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो कुकिंग में। तो यहाँ पे देखिए आंसर मैंने यही लिखा है। व्हेन अंकित वाज लर्निंग कुकिंग हिज फादर स्ट्रिक्टली टोल्ड हिम नॉट टू वियर नायलॉन क्लॉथ। जब अंकित कुकिंग सीख रहा था तो उसके पापा ने उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया कि भाई नायलॉन क्लॉथ पहन के नहीं जाओगे किचन में, है ना। बिकॉज नायलॉन इज फुली सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि जो नायलॉन है वो है फुली सिंथेटिक फाइबर। सो नायलॉन क्लॉथ कैच फायर इजीली, इसलिए जो नायलॉन के क्लॉथ होते हैं वो फायर को इजीली कैच कर लेते हैं। इफ इन केस क्लॉथ कैच फायर इट विल मेल्ट एंड स्टिक टू हिज बॉडी। अगर किसी भी तरह से क्लॉथ फायर को कैच कर लेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा और उसकी बॉडी से स्टिक हो जाएगा और वो उसके लिए बहुत हार्मफुल रहेगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक की एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। हमने हर तरह के क्वेश्चन डिटेल में करे हैं और जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सब आपको कराए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए समझिए, उनके आंसर को अच्छे से पढ़िए समझिए, उसके बाद ही आप याद करिए। अगर आप क्वेश्चंस उनके आंसर को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे नहीं तो वो आपके लिए लॉन्ग टाइम तक याद रखना पॉसिबल नहीं होगा और आपकी नॉलेज भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम पढ़ते तो नॉलेज बढ़ाने के लिए है ना। आपकी नॉलेज ही नहीं बढ़ी तो पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ। और फिर भी सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो देखिए। वीडियो में मैंने हर टॉपिक को बहुत डिटेल में कराया है। वीडियो देखने के बाद आप हर तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे और एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करके आएंगे। मैंने आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश की है, मैंने आपको बेस्ट कंटेंट देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।